ऑलमोस्ट वेरिएबल में हमने सारी तरह के केसेस कर दिए थे कि फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करेगी तो क्या करोगे, टाइम पर डिपेंड करेगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, और एक लास्ट और था कि अगर पॉइंट मास की जगह कोई रिजिड बॉडी गिवन है तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क। सर जी सर बस यही कराया है ना? हाँ बस ओके सर। सर कल आपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें वर्क डन जब हमें निकालना था तो आपने L/N डाल दिया था, लेकिन वो तो L/2N होना चाहिए ना। नहीं, जो हैंगिंग पार्ट था ना फातिमा, उस पूरे हैंगिंग पार्ट का मुझे मास चाहिए, पूरे हैंगिंग पार्ट मुझे तो इस पूरे पार्ट को खींचना है ना ऊपर। यस सर। मुझे मास किसका चाहिए होगा, पूरे हैंगिंग पार्ट का। यस सर। की लेंथ कितनी थी L/N, इसलिए मैंने L/N यूज किया था। सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ क्या करता है, इस पूरे को इसके सेंटर से रिप्रेजेंट कर दो जो L/2N हाइट पर है, लेकिन मास जो दोगे ना वो तो पूरे सिस्टम का मास देंगे पूरा। सर तो सिस्टम का मास तो हमने निकाल लिया था M/N। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो मास देंगे ना वो पूरे सिस्टम का मास देंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो पोजीशन सेंटर पर होगी। जैसे अगर ये रेक्टेंगल है, इसका मास है m, मैं आप और हाइट है h, मैं आपसे कहता हूँ रेक्टेंगल को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कीजिए, तो रेक्टेंगल को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए जिसकी हाइट ग्राउंड से h/2, और मास लेकिन हाफ नहीं होगा, मास तो आप पूरा दोगे, तो आप पूरे रेक्टेंगल को एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहे हैं जिस पॉइंट का मास रेक्टेंगल के मास के इक्वल है, जिस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से रेक्टेंगल की हाइट की हाफ है। फातिमा, तो हमने L/N ही कैलकुलेट। हाँ वो मैंने गलती से लेंथ समझ लिया था। ओके सर। सर जी आसिया। सर बट ये सारे टाइप के क्वेश्चन तो रोटेशनल मोशन में होते हैं। हाँ बच्चे, बस मैं वहां तक जाते जाते ना अक्सर दिमाग से निकल जाता है कि एक टाइप का क्वेश्चन रह गया, इसीलिए मैंने यही कवर करा। ओके सर। उसमें एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ दिया नहीं है, वहां जाते जाते दिमाग से निकल जाएगा कि ये भी था, इसलिए हमने यही कवर कर दिया। अच्छा, अब ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क डन। देखो, वर्क डन कैलकुलेट करने का काम आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स से यू हैव अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। On x-axis we have displacement, on y-axis we have force, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया होगा, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये एरिया आपको वर्क डन देगा। सर ये एरिया वर्क डन है जी, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। इज वर्क। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे जो एरिया जाएगा वो नेगेटिव। Area above displacement axis is positive, और area below displacement axis is negative. चलिए ना लिख लीजिए फिर आगे बढ़िए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके।
भाई सब लिख चुके हैं? एक मिनट नो सर, No, 2 सेकंड sir. चलिए 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 लिखो। भाई हो जाए इतना बताइएगा, इसको रब करते हैं। सर जी बताइए। सर ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे क्या बताया था आपने? पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेंगे। ये जो ओके सर। एरिया आपका वर्क डन है, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर एरिया होगा वो पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। जी अलीना, विद प्रॉपर साइन ऐड करेंगे ना, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव रखेंगे, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखेंगे, टोटल के लिए ऐड करेंगे। ओके सर। ऐसे रब कर दूं? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन देखिए। Body moves from A to B सर सर जी ऐसे बताइए। सर तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ग्राफ के ऊपर है या नीचे है? हाँ बिल्कुल 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 आपको दिखेगा। सो आपको ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया। ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ये फोर्स है न्यूटन में। ये 1 2 3 4 5, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, ये 20 हो गया। सर यस सर। सर सही से मतलब पता नहीं चल रहा सर। 15 सर किसी का नहीं है सर, 20 है ना सर, वो जो ट्रायंगल का टॉप पे है। हम स्लाइडिंग रेट ओके ओके सर, ओके सर। ये आ गया, ये 20 में। सो आपसे कहते हैं वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट वर्क डन। सो यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? ये आपको एरिया चाहिए, मैं किसी और कलर से शेड कर रहा हूँ जो पोर्शन वर्क डन होगा। ये जो पूरा एरिया होगा ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका वर्क डन है। अब जो एरिया ग्राफ के ऊपर है उसे पॉजिटिव ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर। जो नीचे होगा उसे आप नेगेटिव ले लीजिए, कुछ नाम दे दीजिए पॉइंट्स को। इसे आप कह दीजिए ए हो गया, इसे आप बी कह दीजिए, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ये आपका वर्क डन। सो वर्क डन है ABCD एरिया, सी एरिया,
प्लस ये ट्राइंगल का एरिया और GH इसे I कहते थे. So work done is simply area of हाँ, जी ऐसे हमें पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना होगा ए से HI तक. ABCD plus trapezium EFE plus triangle FEG Am I audible? triangle GHR. जो नीचे जा रहा है उसे आप नेगेटिव ले लीजिए. तो वर्क डन आ गया. ABCD रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 10. तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय. ट्रिपेजियम जो है CFED, ट्रिपेजियम का एरिया आप निकालने के लिए इट्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है. तो एक पैरेलल साइड है CD, इसको मैं थोड़ी सी डिटेल लिख रहा हूँ. CD प्लस FE multiply distance between them. Distance between them is D. FEG, it's half its base, which is EG. This is base multiplied by height, which is FE. Minus triangle GHR, which is half base 4 से लेकर 5 तक 1 हो जाएगा, height 15 हो जाएगी. अब सारी वैल्यूज रख दो 10 into 1. अब एक चीज और करना, देखो यहाँ नेगेटिव ले रहा हूँ, इस 15 को मत -15 ले लेना, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा. इसको एज इट इज 15 रखना. नेगेटिव ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे जा रहा है. सर हम ट्रेपेजियम के बजाय ट्राइंगल और रेक्टेंगल ले सकते हैं. हाँ मर्जी है आपकी, आप जैसे चाहो ब्रेक करो. ओके सर. So 28.5 CD देखो, CD कितना है 10. FE जब आप देखोगे ये F और ये E, FE is 20. DE 2 से लेकर 3 1 half. EG 3 से लेकर 4, ये भी 1 आ गया. FE 20 minus half into 15. 10 30 by 2 is 15 plus 10 minus 7.5. 20 35 minus 7.5. 27.5 joules. नहीं, So 28 नहीं होगा. एक सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार. Base into height, its base is this, height is 10, half CD. So नहीं subtraction एक सेकंड सर. CD is 10, FE is 20, DE is 1. Half EG, which is 1. सर सही है. FE, sorry. FE is 20. नहीं, सही तो है. ठीक है, ठीक है. इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? सर वो हमने हाफ इंटू 1 इंटू 15 क्यों करा सर? -15 नहीं करेंगे? नहीं, ऑलरेडी आप नेगेटिव साइन या कंसीडर कर चुके हैं दानिश, दोबारा नेगेटिव नहीं लेंगे वरना तो फिर से ऐड हो जाएगा. नो सर बट सर वो तो नेगेटिव ही आएगा ना सर, क्योंकि वर्क डन तो नीचे तो सर माइनस सही, बट सर वैल्यू तो -15 है ना उसकी. हाँ, तो ये नेगेटिव बेसिकली इसी रीजन से आ रहा है कि ये नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव, किसी एक जगह नेगेटिव लेंगे. या तो आप इसे प्लस लीजिए और आप यहाँ माइनस रख दीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ये आप यहाँ नेगेटिव रखिए तो ख्याल रखिए कि इसे हम पॉजिटिव लेंगे. हम सब मॉडुलस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. ओके सर. दोनों ने, हाँ सर आपने FE सर को जितना 15 क्यों लिया? दोबारा फातिमा दोबारा बोलो. FE को 15 लिया ना आपने? नहीं FE को 20 लिया ना. देखो
अच्छा यस सर। 15 तो नीचे वाला ट्रायंगल। सर जितना एरिया आएगा उसको जूल में कन्वर्ट, मतलब बस जूल लिख के वही वो वर्क डन हो जाएगा। देखो फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसे तो जूल्स आएगा। अच्छा हाँ सर, ओके। रब कर दूं इसको? यस सर। यस सर। चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वर्क डन, ये वर्क डन था। वर्क डन के बाद द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अब देखो एनर्जी कई टाइप की एनर्जीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मेनी मोर। हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी स्टडी करनी है और कोई एनर्जी नहीं। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर दो टाइप की होगी, एक काइनेटिक हो सकती है, एक ये काइनेटिक होगी, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कुड बी पोटेंशियल। तो ये दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ें। सो इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है बस मैकेनिकल एनर्जी इतना हो जाए मुझे बताइएगा, इसको रब करता हूँ। डन सर। नो सर। लिखिए लिखिए। इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे बस। डन सर। डन सर। सो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। So kinetic energy is basically energy possessed by a body due to its motion. Energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज काइनेटिक। लाइक एक बुलेट अगर रेस्ट में है, उस बुलेट में कोई एनर्जी नहीं है, जब वही बुलेट मूव करना शुरू करेगी, जस्ट मोशन की वजह से उस बुलेट में एक एनर्जी आएगी, जिसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये डिपेंड करेगी आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि अगर आपके पास लेट्स से एक कार है, ये कार मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी v, दो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर O1, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर O2 इनसाइड कार। देखिए जो ऑब्जर्वर इनसाइड कार में है, वो ऑब्जर्वर कार की कोई वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा। इस ऑब्जर्वर के लिए तो कार की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उसे तो लगेगा कार रेस्ट में। बट इस ऑब्जर्वर के लिए कार की काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, ये देखेगा कि कार किसी मोशन में जाएगी।
तो काइनेटिक एनर्जी की जो भी डेफिनेशन, जो भी एक्सप्रेशन आएगा, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम कि आप बॉडी को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं. आप फ्रेम चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप काइनेटिक एनर्जी को देखो डिराइव कैसे करेंगे. सो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. एक छोटा सा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप यहाँ से मूव कराकर यहाँ तक ले आए. मास ऑफ द बॉक्सेस है. सो बॉक्स की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है. बॉक्स की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v. बॉक्स पर आपने एक फोर्स अप्लाई करी. फोर्स अप्लाई करने का मतलब है आप कुछ वर्क डन करोगे बॉक्स पर जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से v हो जाएगी. मुझे चाहिए वर्क डन बाय फोर्स in increasing velocity of body from 0 to v. So body की velocity आप 0 से v increase कर रहे हैं, work done calculate करें. Let's assume that your force is variable. So work done का expression हमने ये सीखा था. For a variable force आप लिख सकते हो work done is f dot dx. Velocity is from 0 to v. बट अभी यहाँ इस एक्सप्रेशन के साथ बहुत इश्यूज है. यहाँ तक बताइए, इतना समझ में आया? Yes, sir. यस सर. जो भी करोगे वही वर्क डन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. बस आप किसी तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए. वो वर्क डन बॉडी में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. सर वर्क डन वेरिएबल क्यों ले रहे हैं आप? मैं वर्क डन नहीं, फोर्स वेरिएबल ले रहा हूँ. बच्चे कांस्टेंट फोर्स मतलब केस हो जाएगा. जब आप डे टू डे लाइफ में आओगे तो ज्यादातर फोर्सेस वेरी करती हैं. कांस्टेंट फोर्स इज अ वेरी स्पेशल केस. इन जनरल रियलिस्टिक लाइफ में चीजें वेरिएबल होती हैं, इसीलिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ. ठीक है, जनरल केस ले रहे हैं. मोस्ट जनरल केस इज केस ऑफ वेरिएबल फोर्स. सर आपने क्या बोला कि वर्क डन निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी? जी देखिए, बॉडी रेस्ट में मींस काइनेटिक एनर्जी 0. आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो जिस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 से v हो जाती है. तो आप जो भी वर्क डन करेंगे वही वर्क डन अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाए. तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए वेलोसिटी को 0 से v तक ले जाने. जो भी वर्क डन होगा वही वर्क डन आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाए. ओके सर. तो 0 to v f dot dx. सर इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है? देखो, अब बॉडी जब मूव करेगी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो जरूर कवर करेगी. यस सर. कवर करके ही उसकी वेलोसिटी v होगी. बट हम कोशिश करेंगे इस पूरी कैलकुलेशन को वेलोसिटी की टर्म्स में करने की, न कि डिस्प्लेसमेंट. हम कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी आए, डिस्प्लेसमेंट ना आए. देखो उसमें हमें dx रिमूव करना होगा. dx कैसे रिमूव कर सकते हैं? फोर्स को आप लिख दीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन. लिख सकते हैं काम? यस सर. यस सर. तो इसे हमने मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट dx कर. इन द नेक्स्ट स्टेप एक्सेलरेशन को हटा देते हैं. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं इट्स dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज 0 to v, इट्स m dv over dt dot dx. सही. dv over dt कैसे? अच्छा, acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. Kinematics. इसमें तो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था. Yes sir.
0 to v। अब ये जो dx over dt है, इस dx over dt को हम वेलोसिटी लिख सकते सर हैं। जी सर डाउट था सर एक। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। बताइए। हाँ सर, 0 की जगह यू नहीं लेंगे सर हम इसमें? बॉडी इनिशियली रेस्ट में, मुझे ओके सर, ओके सर, एनर्जी 0 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी भी। ओके ओके सर, ओके सर। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ रहा है, mdv.v। सर यहाँ पर हमेशा रेस्ट में रहेगी इनिशियली, अभी? हाँ इनिशियली रेस्ट में थी, 0 काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। आप तो यही कह रहे हो ना, बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। यस सर। तभी होगा जब पहले 0 थी, बाद में कुछ आ गया। तो अब ये जो वर्क डन आया, अब देखिए dv और v दोनों वेलोसिटीज हैं, सेम डायरेक्शंस में होंगी। मुझे बताओगे अगर ये दोनों सेम डायरेक्शंस में तो एंगल क्या होगा? डॉट ओपन कर दें, 0। जीरो। आ जाएगा dv v cos 0 इसमें। तो ये वर्क डन आ गया 0 से लेकर v तक, इट्स mv dv। मास m को आप बाहर ले जाइए, v को इंटीग्रेट कर दीजिए, v का इंटीग्रल होगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 to v। हाफ आप बाहर ले जाओ, इट्स m by 2, इट्स v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो ये आपका वर्क डन आ गया, इट्स हाफ mv स्क्वायर। इतना लिख लीजिए, देखने लगा होगा आपको कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की, यही काइनेटिक एनर्जी। फोर्स सही और है, mdv। जी बताइए। हाँ रशाद, आप कुछ पूछ रहे थे। सही है, mdv डॉट d कैसे आया? डॉट v, सॉरी, यहाँ सही नीचे वाला। dx हाँ सही। बताइए मैंने क्या लिखा है, नीचे मेंशन किया है। dx over dt क्या होता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी। तो इसको मैंने वेलोसिटी लिख दिया, तो dv डॉट v आ गया। अच्छा ओके सर। फातिमा आप कुछ पूछ रहे हैं? नो सर, मैंने नहीं पूछा। सर मैं ये पूछ रही थी कि mdv डॉट v जो है तो उसमें cos थीटा ओ cos 0 कैसे आया? बिकॉज v एंड dv देखो एक ही लाइन में तो बॉडी मूव कर रही है, सर इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात में। नहीं ये dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, v वेलोसिटी। यस सर। में वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में चेंज भी कर रही है। यस सर। एंगल तो दोनों में सेम होगा, 0, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यस। डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल 0 डिग्री। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में हैं, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। यस। दोनों यूज करें। डन सर। मुझे बताइएगा, इसको रब करते हैं। डन सर। अब यही जो वर्क डन होगा, ये सिस्टम में स्टोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। This work done gets stored in system in form of kinetic energy. तो यही वर्क डन सारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला गया, तो आपने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब आप यहीं से एक काम और कर सकते हैं, आप चाहो तो इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। भाई ये हाफ mv स्क्वायर है,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m. सो ये जो mv है इसे आप p लिख दीजिए. सो काइनेटिक एनर्जी आ गई, इट्स p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम. सर सर ये हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम, सर ये एक बार बता दीजिए. अच्छा, मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो मोमेंटम इज mv, राइट? यस सर. तो मैं मास से न्यूमरेटर और मास से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो इट वुड बी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय दिस mv, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो इसीलिए ये हो गया p स्क्वायर. अच्छा ओके सर. नेक्स्ट देखो वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ये कहता है कि बॉडी पर जब भी आप कोई वर्क डन करोगे. सर ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? अभी हम देखेंगे बच्चे, अभी प्रॉब्लम्स बहुत करनी है इसमें. बस एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लो, उसके बाद दोनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ. टोटल वर्क डन होगा, दैट टोटल वर्क डन इज चेंज in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. इस स्टेटमेंट को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं. इसका मतलब है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं थी तो जो भी आप वर्क डन करोगे उस वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आएगा. एट दैट चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक. अर्शाद बोलिए क्या कहते हैं? सही डेरिवेशन जो है काइनेटिक एनर्जी की आ सकती है. सब कॉमन डेरिवेशन एग्जाम्स में जाते हैं. चलिए इतना लिखिए जल्दी से, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करते हैं. तो एक बार ये बता दीजिए v स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया? देखिए सवाल है हाफ mv स्क्वायर है ना ये. सर उधर नहीं, इधर जहाँ पे हमने डेरिवेशन की, राइट साइड. ये यस सर. इंटीग्रेट कर रहा है, वेलोसिटी की पावर 1 है तो इंटीग्रल ऐसे ही होगा ना, v टू द पावर 1 + 1 / 1 + 1. यस सर. सही है. आपने नीचे क्या लिखा है? ये वर्क डन टोटल इज इक्वल टू change in kinetic energy which is final kinetic energy minus initial kinetic. ओके सर एक बार आप ये समझा दीजिए कि p स्क्वायर अपॉन 2m कैसे आया? यहाँ तक क्लियर है ये? नो सर, ये वाला पार्ट भी. हाफ mv स्क्वायर है ना, मैंने न्यूमरेटर को भी मास से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय. ये जो mv है इस mv को p लिखते हैं मोमेंटम. यस सर. ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर को लिख सकते हैं आप p स्क्वायर. यस सर. ओके सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताया आपने? नहीं समझ आया मुझे. एनर्जी थ्योरम बस इतना स्टेटमेंट है कि अगर आप बॉडी पर कुछ वर्क डन करोगे तो उस वर्क डन की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. अब वर्क डन एक साथ कई फोर्सेस कर सकती हैं. ऐसा हो सकता है फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही हो, नॉर्मली एक्शन भी एक्ट कर रहा हो, टेंशन भी एक्ट कर रही है, तो सारी फोर्सेस का वर्क डन लेंगे विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जब भी आप वर्क डन करेंगे काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आएगा और वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की. ओके सर. अब देखिए इसकी डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम की बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है, मैं इसी में कर दूंगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 ना लेकर v1 लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी. आपको वर्क डन चाहिए वेलोसिटी को v1 से v2 करने, तो सिर्फ जो चेंज आएगा वो लिमिट में चेंज आएगा. सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी v1 से v2. सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन कर रहे हैं आप?
सो वेलोसिटी बस देखो इतना चेंज आएगा, v1 से v2 तक वेलोसिटी लेकर जाएंगे, वेलोसिटी v1 से आप v2 ले जाएंगे, वेलोसिटी आप v1 से v2 ले जाएंगे, पहले v1 वेलोसिटी थी, फिर बाद में v2 वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप v1 से v2 ले जाओ, v1 to v2, v1 to v2, so it's v1 to v2, it's v2 square minus v1 square. सर कोई फिक्स चेंज तो नहीं है ना, मतलब हम कितना भी चेंज कर सकते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी में? हाँ बिल्कुल, जितना वर्क डन करोगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग चेंज आएगा, तो इसीलिए मैंने एक रैंडम इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल v2 ले ली। फिक्स होता तो मैं आपसे कहता कि वेलोसिटी सिर्फ डबल होगी या सिर्फ ट्रिपल होगी, मैं तो आपसे जनरल कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्क डन आया, दिस वर्क डन इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, दैट्स वर्क डन। और ये याद रखिएगा, दिस इज टोटल वर्क डन, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सारी फोर्सेस का मिला के वर्क डन ले, इतना लिख लीजिए। अब प्रॉब्लम शुरू करेंगे। सर ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इधर रखकर। कैसे कैसे बच्चे डायरेक्ट कैसे करते हैं? मोशन में v1 v2 ले रहे हैं, उससे ही कर देते डायरेक्ट तो इंटीग्रेट तो करना पड़ता है ना, फॉर्मूला लगाकर। क्या लगाकर? दोबारा दोबारा दोबारा। आपने काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला निकाल लिया ना, अब उसमें हम v1 v2 कुछ भी ले सकते हैं ना कभी भी। बस मैंने वही काम करा है और कुछ नहीं करा। अगर तुम ढंग से देखो डेरिवेशन मैंने वही करा है, 0 से v की जगह v1 से v2 ले। पूरा डिराइव इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर एग्जाम में वर्क एनर्जी थ्योरम आता है डिराइव करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, स्टार्टिंग से आपको डिराइव करना होगा। सर ये सेम डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी की थी, बस उसमें v1 और v2 का डिफरेंस है। बिल्कुल, बस यूनिट्स में चेंज और कुछ नहीं। रब कर दूं इसको? सर बस एक सेकंड, एक मिनट सर। सर तो ये फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम का। जी सवाल है प्रॉब्लम। तो सर वो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम में जो आपने लिखा है? सवाल है, इसी चीज को तो हमने प्रूफ किया ना बच्चों को। यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर। यस सर। सर जी सर ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है सर, तो वो ज्यादा चेंज होगा कि थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा कम चेंज होगा? दैट सिंपली डिपेंड्स आप कितना वर्क डन कर रहे हैं। आप थोड़ा वर्क डन कर रहे हैं तो थोड़ा चेंज आएगा, आप बहुत ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं बहुत ज्यादा चेंज आएगा, आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे कोई चेंज नहीं आएगा। ओके सर। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो वर्क डन है, दिस इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स का वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है अभी एक टॉपिक आएगा वहां हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस ये याद रखना। अभी और सर इंटरनल सर यानी कंजर्वेटिव ना? नहीं, अच्छा ओके सर, ओके सर। अप्लाई इंटरनल सर जी जी सवाल है। नो सर मैं कह रही थी कर लिया। अच्छा हो गया, चलिए इसको रब करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं।
सो देखिए क्वेश्चन, so question is linear momentum of a body is increased by 10%. Calculate percentage change सो आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज चाहिए। तो देखिए सर लीनियर मोमेंटम, अच्छा आप कर रहे हैं सर? हाँ इसको मैं, ओके ओके। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज p1 स्क्वायर बाय 2m। सर ये उसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा? जी, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में मान लीजिए पहले मोमेंटम p1 था, काइनेटिक एनर्जी k1 इज p1 स्क्वायर बाय 2। बाद में काइनेटिक एनर्जी k2 हो गई, जो बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका 10%, k1 प्लस 10% ऑफ k। So it's k1 plus 10 by 100 k1। तो ये k2 आ गया, it's 110 k1 divided by 100। Sorry, not k2। p2 मान लेते हैं, p2 आपका फाइनल मोमेंट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो k2 होगा that is p2 square divided by 2। अब p2 देखो, वो कह रहा है मोमेंटम को 10% से इंक्रीज किया है, तो p2 इज p1 प्लस 10% ऑफ p1। p1 प्लस, सर K2 पहले वाले तरीके से नहीं होगा जैसा आपने करवाया था? हाँ लेकिन आपको तो फाइनल मोमेंटम चाहिए ना, इनिशियल p1 है, पहले तो लिखा मैंने, देखो इसको वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन p2 नहीं पता ना आपको, वो कह रहा है 10% से इंक्रीज किया, तो p2 को तो निकालना पड़ेगा ना, 10% इंक्रीज कराएगा। यस। P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस 10% क्यों लिखा? P1 क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि इनिशियल का जो 10% इंक्रीज करेगा, इनिशियल मोमेंटम p1 था, तो जब आप 10% इंक्रीमेंट करोगे तो किस में इंक्रीमेंट करोगे? इनिशियल में ना। ओके सर। So it's 1.1 p, that's p2। अब p2 आ गया, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ, 3 को आप 2 में रख दीजिए। सो ये k2 आ जाएगा 1.1 p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। So k2 is 1.21 p1 square by 2m। That's equation number 4। So आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई p1 स्क्वायर बाय 2m, आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई 1.21 p स्क्वायर बाय 2m। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है? ये दो यहाँ तक क्लियर है, k1 और k2? सर एक बार बता दीजिए। देखिए इनिशियल मोमेंटम p1 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p1 स्क्वायर बाय 2m होगी। फाइनल मोमेंटम p2 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी p2 स्क्वायर बाय 2m। p2 जो है वो इनिशियल मोमेंटम में 10% इंक्रीज करने के बाद आता है, तो आप लिख सकते हैं कि p2 जो होगा दैट्स p1 प्लस 10 बाय 100 p1। तो जो p2 होगा 110 p1 बाय 100, p2 इज 1.1 p। ठीक है ना? सर Yes. 110 कैसे आया? जी 110 कैसे आया? LCM। अच्छा ओके सर, यस सर।
सो अब ये 1.1 P1 इंस्टेड ऑफ P2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 1.21 P1 स्क्वायर बाय 2। अभी भी कोई तो 0.21 P1 स्क्वायर अपॉन 2m आ रहा है। यहाँ तक कोई इशू किसी के साथ? नो सर। नो सर। नो सर। आपको चाहिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Percentage change is kinetic energy is final kinetic energy minus initial by initial into 100. Final kinetic energy is 1.21 P1 square by 2m minus P1 square by 2m divided by P1 square by 2m multiplied by 100. So we can take this P1 square by 2m as common. ये बच जाएगा 1.21 minus 1 by P1 square by 2m into 100. ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 21%। कि मोमेंटम में जो परसेंटेज चेंज है काइनेटिक एनर्जी में, दैट्स 21%। सो वो आपने डिवाइड बाय k1 क्यों किया है? चेंज ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर आपसे परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो होगा इनिशियल चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। सर k2 माइनस k1 तो मैं समझ गया सर, डिवाइड बाय k1 तो चेंज हमेशा परसेंटेज चेंज ऐसे ही आता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा परसेंटेज चेंज ऐसे। ओके सर। सर ये जो 3 इक्वेशन को हमने 2 में रखा है, उसके नीचे जो आपने 1.1 P1 अपॉन 2m क्यों लिया, P2 क्यों नहीं लिया? सर एक मिनट बच्चे, बस एक मिनट आप लिख लो, मैं भी एक डाउट ले रहा हूँ। ओके। हाँ जी, सर हाँ बताइए, थर्ड कोई क्या पूछेंगे? थर्ड इक्वेशन को 2 में रखने के बाद हमने K2 जो निकाला है उसमें 1.1 P1 बाय 2m क्यों लिया है, P2 क्यों नहीं लिया? भाई जब आपने P2 को P1 में कन्वर्ट कर लिया, तो जब आप यहाँ P2 की जगह रखेंगे तो वो P1 की टर्म्स में आएगा ना। P2 को आपने P1 की टर्म्स में रख दिया, जब आप यहाँ P2 की वैल्यू रखेंगी तो वो P1 की टर्म्स में होगा ना। यस सर। सर आपने परसेंटेज चेंज में k2 माइनस k1 अपॉन k1 क्यों लिया? भाई ये हमें, मुझे जहाँ तक याद है क्लास 6 में आता है पहली बार कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। तो फिर किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज होता है, चेंज निकालो, उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये जब कभी आपको परसेंटेज सिखाया जाता है क्लास 6 या 7 में, तब आपको ऐसे सिखाया जाता है। तो मैंने बस वही यूज़ किया कि चेंज निकाला काइनेटिक एनर्जी में, इनिशियल वैल्यू ली काइनेटिक एनर्जी की, डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ मैं कोई फिजिक्स यूज़ नहीं कर रहा, परसेंटेज की डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं, चेंज परसेंटेज चेंज। अगर ये आप भूल गए तो इसे प्लीज़ याद करिए, मतलब ये 6 वीक्स में कराया जाता है, इसे याद कीजिए, ऐसे परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। हुआ इतना? सर बस Yes, sir. डन। डन सर। नेक्स्ट देखिए,
a short traveling at rate of meter per second. तो शॉट क्या? सो क्रिकेट में जब मारते हैं कुछ भी हो सकता है. At a rate of 100 meter per second is just able, या फिलहाल इसका मतलब बुलेट से, is able to pierce a plank 4 centimeter thick. What velocity is required to just pierce a plank 9 centimeter thick? Resistive force of plank is same in both the cases. कोशिश कीजिए जरा समझने की. आपको प्लैंक दिया हुआ है, एक बुलेट है v1 वेलोसिटी से एंटर करती है, तो जो प्लैंक होगा भाई ऐसी बात है, प्लैंक वुड का है, वुड में जब कुछ एंटर करेगा तो वुड रेजिस्टिव फोर्स देगा, वुड रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है F, और यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है S, और यहाँ जब बुलेट निकलती है तो वेलोसिटी है v2. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. वर्क डन हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F dot S is half mv2 square minus half mv1 square. F dot S अगर आप लोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये आ जाएगा Fs cos 180 is half mv2 square minus half mv1 square. इस तरह की इक्वेशन दो बार यूज करेंगे. पहले 100 मीटर पर सेकंड के लिए जब 4 सेंटीमीटर थिक प्लैंक था और इसको पियर्स कर रहा था, फिर 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक है. सॉल्व करिए, ये हिंट इतना काफी होना चाहिए. यहाँ जो मैं F यूज इज द रेजिस्टिव फोर्स. F रेजिस्टिव फोर्स. चलिए करिए, सॉल्व करिए, मुझे. और जब वो कह रहा है ना जस्ट एबल टू पियर्स, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी बुलेट की 0 हो जाती है, बाहर निकलकर रुक जाती है. करिए करिए, सॉल्व करिए. सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे. सर आपने cos 180 क्यों लिया है? जी दोबारा देखिए, डिस्प्लेसमेंट ये राइट में कवर कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लेफ्ट में है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल तो 180 होगा. अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, जी सर आ गया.
सर जो शॉट है वो प्लैंक से बाहर निकल गया, जी तो बाहर निकल गया ना वो प्लैंक से दूसरी साइड से। हाँ, बाहर निकल गया, जस्ट क्या है ना, जस्ट एबल टू पियर्स, इसका मतलब है बाहर निकल के रुक गया है, फाइनल वेलोसिटी 0। ओके सर। सर 3 आ रहा है 50 मीटर पर सही, पहले बार आपने लिखा है 4 सेंटीमीटर और दूसरा 9 सेंटीमीटर है ना? जी चलिए भाई, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग से। सर 2 सेकंड सर। 1 सेकंड करो करो, तुम सॉल्व करो अपना करो। अब देखिए सवाल है, ये प्लैंक है, यहाँ एक बुलेट एंटर कर रही है विद सम वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 4 सेंटीमीटर। और जब ये बाहर निकलती है तो जस्ट पियर्स करती है, दैट मीन्स ये रुक जाती है। यहाँ एक रेजिस्टिव फोर्स होगी F, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा था कि वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वर्क डन यहाँ पर ये रेजिस्टिव फोर्स करेगी विच इज F डॉट S, विच इज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो Fs cos 180 इज -1, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ Fs इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। सो माइनस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर, जिसे मैंने 0.04 कर दिया। हाफ m v2 0 है, 0 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 इज 100 स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 0.04f is minus of 0.5 m into 100 square. That's first equation. इसके बाद आपने एक प्लैंक लिया जो 9 सेंटीमीटर थिक। प्लैंक ले लिया, इसकी थिकनेस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एंटर किया बुलेट ने विथ सम वेलोसिटी v1 प्राइम, जो नहीं पता, बाहर निकलेगी तो फिर से रेस्ट में आ जाएगी v2 प्राइम से। रेजिस्टिव फोर्स सेम है, तो देखिए सेम यही वाली इक्वेशन लगाते हैं। माइनस Fs इज हाफ m v2 प्राइम स्क्वायर माइनस हाफ m v1 प्राइम स्क्वायर। वैल्यूज रखते चले जाइए, f तो कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है 9 सेंटीमीटर विच इज 0.09। फाइनली 0 आ जाता है, तो ये रहेगा हाफ m v1 प्राइम स्क्वायर। तो आ गया माइनस 0.09f, इट्स माइनस 0.5 m into v1 प्राइम स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कीजिए 1 और 2 को और मुझे बताइए v1 प्राइम कितना आ रहा है। सर हाँ जी मुझे सर सर आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टिव फोर्स और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? अच्छा, अगर कोई चीज रेजिस्ट कर रही है मोशन को, है ना, अपोज कर रही है मोशन को, तो मोशन के सेम डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में? अगर आप किसी चीज को रोकना चाहती हैं तो सर आप ऑपोजिट। ऐसे, मुझे पता चल गया कि रेजिस्टिव ऑपोजिट
रोकेगी बुलेट को तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ओके सर। चलो, हमदा का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और किसी का कुछ आंसर? स्वालिया? सर 15 गलत है क्या सर? सर हाँ हाँ, गलत। गलत कैसे है? हाँ रमशा, आपका सही है। दो आंसर्स आए मेरे पास बस अभी, एक हमदा और एक रमशा, दोनों का करेक्ट है। और हुदा, स्वालिया, रशाद, दानिश। भाई कैलकुलेट तो तुम करोगे सर। सॉरी सर 150 सर। 150, हाँ अब ठीक है। नहीं, फातिमा गलत आ रहा है, शफक गलत आ रहा है। हाँ साजिद का सही आ रहा है। अलीना कुछ गड़बड़ है अभी भी? फिर देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे इस माइनस ऑफ 0.04f divided by minus of 0.09f is minus 0.5 m into 100 square, 0.5 m into v1 prime square। ये कैंसिल हुआ यहाँ से, ये कैंसिल हो गया। तो मिल गया आपको 4/9 is 100 square by v1 prime square। दोनों साइड रूट ले लीजिए तो 2/3 is 100 by v1 prime। So v1 prime आ गया 3/2 into 100। So v1 prime is 150 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका मतलब ये है कि अगर 4 सेंटीमीटर थिक कोई बॉक्स है, वुडन प्लैंक है, 100 मीटर पर सेकेंड से अगर बुलेट जाएगी तो जस्ट पियर्स कर जाएगी। लेकिन अगर उसकी थिकनेस 9 सेंटीमीटर है तो जब बुलेट 150 से जाएगी तब जाके पियर्स कर पाएगी। दैट्स द एंटायर क्वेश्चन। लिख लीजिए इतना। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इतना हो गया, रब कर दो इसको।
मैं रब करूं इसे? सर एक मिनट। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ब्लॉक of mass 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.10 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force on the block is F is equal to minus of k by x. X is greater than 0.1, less than 2.01 meter. Force 0 है if x is less than 0.1 meter and x is greater than 2.01 meter, where k is 0.5 joule. What is final kinetic energy and speed of the block as it crossed the patch? So ये एक पैच है, एक कार ट्रैवल कर रही है with some kinetic energy, which initial kinetic energy है ke1. नहीं सवाल है, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। फिर एक रफ पैच आता है, इस रफ पैच में एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है और ये पैच 0.1 मीटर से लेकर 2.01 मीटर तक। जब ये कार इस पैच को क्रॉस करती है और एक सड़क का टुकड़ा है जो कि रफ है, रोड का एक हिस्सा है जो रफ है, उसे रफ पैच कह रहा है। और यहाँ जब कार आती है तो बहुत नेचुरल सा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ke1 से कम होकर काइनेटिक एनर्जी ke2 होगी। वो आपसे ke2 पूछ रहा है, इतना लिख लीजिए, मैं सब रब करूंगा। तो देखो 0.1 से पहले कोई फोर्स नहीं है, 2.01 के बाद कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो 0.1 से 2.01 के बीच में, और वो फोर्स ये है माइनस ऑफ k बाय x। k दिया हुआ है, कांस्टेंट है 0.5, और एक चीज और गिवन है आपको, log 2.01 बाय 0.1 की वैल्यू दी हुई है 3.0008। लॉग की जरूरत पड़ेगी। जब आप इतना क्वेश्चन लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करेंगे। डन सर।
So 2.01 के पहले क्या लिखा है? जी 2.01 से पहले इस जगह पर बहुत सी जगह मैंने 2.01 लिखा, ये वाला सही है। एलन लिखा है कुछ सही एंड में। लॉग ln 2.01 बाय 0.1 लॉग लिखा है लॉग। ये गिवन है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये कार यहाँ डिस्प्लेस हो रही है, तो मुझे बता सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180 डिग्री 180 डिग्री। 180 तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ, तो क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि भाई एक कार आई किसी काइनेटिक एनर्जी से जो ke1 है, इस रोड के रफ एरिया में एंटर करती है। जब ये एंटर करती है, जहां से स्टार्ट करता है दैट 0.1 टू 2.01 तक ये जाएगी। अब इस रफ पैच में रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो फोर्स इतनी है k/x, ये फोर्स एक्ट कर रही है। मोशन नेगेटिव साइन बता रहा है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली स्लो डाउन कर देगी। स्लो डाउन कर काइनेटिक एनर्जी k2, आपको ये k2 निकालना है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहा हूँ। वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx है 0.1 से लेकर 2.01 तक। जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये आएगा 0.1 to 2.01 force into dx into cos 180। भाई मैं क्वेश्चन तो रब कर रहा हूँ, लिख लिया होगा इतनी देर। मैं इसका हिंट देके छोड़ दूंगा, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे। हिंट क्या, मेजर पार्ट में वर्क डन मैं कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 0.1 से 2.01। देखिए मैं यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज करता हूँ, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा k/x। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज करता हूँ, कंप्लीट फोर्स नहीं, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सो इट्स k/x dx। cos 180 -1 होता है तो माइनस हो गया, माइनस के बाहर चला जाएगा, इट्स 0.1 to 2.01 1/x dx। जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो हमने 1/x का इंटीग्रल यूज किया था। 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो माइनस के आ गया, इट्स log x। 1/x का इंटीग्रल log x होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1/x का इंटीग्रल इज log x। लिमिट इज 0.1 to 2.0। ये मैं कहीं से डिराइव करके नहीं ला रहा, log x ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इंटीग्रेशन जब कराया था तो लिस्ट बनवाई थी, उसमें ये भी था। तो ये आ गया माइनस के log 2.01 माइनस log 0.1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ a बाई b। फिर लिख रहा हूं मैं ये प्रॉपर्टी, log a माइनस log b, इसे आप लिख सकते हैं log ऑफ a बाई b। तो log of 2.01 minus log of 0.1 is log of 2.01 by 0.1। आप वैल्यूज रख दीजिए, तो वर्क डन आ गया माइनस के 0.5 दिया था, log 2.01 by 0.1 3.008 दिया। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। ke1 आप निकाल सकते हैं हाफ mv1 स्क्वायर। मास आपको दिया है बॉडी का 1 kg, क्वेश्चन में गिवन। वेलोसिटी आपको दी है 2 स्क्वायर, तो ये 2 जूल आ जाएगा। ke2 नहीं पता, जो आप यहाँ से निकाल लोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 4। 2 3 4 को 1 में रख दीजिए, आपको ke2 मिल जाएगा।
चलिए इतना लिखिए जल्दी से। सर लास्ट 2 स्टेप्स प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 2 तक। यस काइनेटिक एनर्जी नो सर, ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे है ये पूछना। ये लॉग की जो वैल्यू है ये गिवन है आपको 2.01 बाय 0.1 दिया है 3.0008, तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है यस सर। और सर माइनस के गिवन था आपको क्वेश्चन में, पॉइंट कर। ओके सर। लिखा है इतना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। करिए सर, वैल्यू रखिए जरा, बताइए मुझे कितना आ रहा है। तो अगर आप सब कुछ रखोगे, वर्क डन है माइनस ऑफ 0.5008। सर 3.5004 है। अच्छा, माइनस KE2 तो हमें कैलकुलेट करना है, KE1 2 है, तो ये 0.5 इंटू 3 रफली 1.5 हो जाएगा। इस KE2 -2, सो ये KE2 आ गया -1.5 + 2, सो ये KE2 आ गया 0.5। जूल काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी बाद में। अब अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो ख्याल से आप वेलोसिटी निकाल लोगे, हाफ जी सर। v2 स्क्वायर इज 0.5। सो यहाँ से आप v2 लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2 बाय m5। m 1 kg दिया हुआ तो v2 1/1 आ जाएगा, 1 मीटर। सर ये M1 कैसा आया? 1 गिवन, क्वेश्चन पढ़िएगा। मैं लिखा आप सबने इसको? यस सर। यस सर एक मिनट। डन सर। चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हुआ, एक न्यूमेरिकल और देखना है इसको।